चीज़ ज़रूरत होगा बुक से दिखाने का, बुक से दिखा लेंगे। वर्क whenever a force acts on a body and the body moves through the same distance in the direction of the force। मतलब वर्क डन कब कहेंगे, मतलब काम कब हो किसी बॉडी पे, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये वाटर बोतल है या ये मोबाइल फोन है, वर्क डन कब होगा, जब इस पर मैं कोई फोर्स लगाऊंगा और इसमें इस मतलब ये मूव भी करना चाहिए। अ वर्क इज सेड टू बी डन whenever a body acts on a whenever a force acts on a body and the body moves through the same distance, some distance in the direction of the force। तो बॉडी ने मूव किया, बोतल मूव किया ना, कुछ डिस्टेंस किया, किस डायरेक्शन में, जिधर की तरफ हमने, तो हम इसको बोलेंगे वर्क डन, मतलब हुआ है, मतलब वर्क को डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो वर्क इज डन व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, मतलब घोड़े अगर गाड़ी को खींच लेता है तो मतलब फोर्स लगाया उसने, आज इधर की तरफ फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, मीन्स कार्ट मूव किया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। एन इंजन पुल्स अ ट्रेन, इंजन क्या करता है, ट्रेन तरफ फोर्स लगाता है, सही ना, यहाँ पे भी वर्क डन होता है। अ मैन गोज अप अ हिल, यहाँ पे भी वर्क डन हुआ है। तो ये सब हो गए वर्क डन के एग्जाम्पल। आगे, वर्क इज डन ऑन अ बॉडी ओनली इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाइड। बोला गया कि वर्क डन को तभी माना जाएगा जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई तुम वाल पे धक्का दे रहे हो, वाल हिल ही नहीं रहा, तुम बोले वर्क डन हो रहा है क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाल मूव नहीं किया, ठीक है ना। तो बोला गया कि ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, मतलब फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, और द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया वो मूव करना चाहिए फोर्स डायरेक्शन में। क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह के केस में कभी कभी क्या होता है कि मूवमेंट दूसरे डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए पॉइंट की बात करें, जिस पॉइंट पे हमने लगाया वो पॉइंट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, सही है। इस पॉइंट पे लगा तो पॉइंट उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। बोलोगे कि पॉइंट की अगर बात नहीं करोगे तो देखो, मैंने इसको, ये बोतल है, इसको मैंने साइड से फोर्स लगाया, ये पॉइंट तो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ये पूरा बॉडी ऐसे गोल गोल घूम, इसलिए पॉइंट वाली बात कर दिया। क्योंकि बड़ी बॉडी भी तो हो सकता है, कुछ मैकेनिज्म वगैरह भी तो हो सकता है, सही ना। अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो चलो बीच से लगा दिए, फोर्स जिधर जाएगा, मतलब जिधर लगाएंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी जैसा भी हमने दिखाया मूव करा के तुम्हें, कि हमने साइड से फोर्स देखो लगा दिया तो बोतल बस फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, एंगल पे जा रहा है ना, एंगल पे जा रहा है, लेकिन वो जो इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया वो मेरे डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे आ रहे हैं समझ में, बोतल पे उंगली से फोर्स लगा के देखो, एक बार सेंटर पे लगाओ और एक बार साइड से लगाओ। अभिजीत, इशिका, स्वप्ना, आगे समझ में, फ्यूचर में बात कर रहे हैं हम, समझे। हम लोग को दिखाएंगे ये, अब नहीं आए तो क्या करें, ये सब बेसिक डेफिनेशन है, कुछ ऐसा है नहीं कि लिख के समझाया जाए। आगे लिखा है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, टॉपिक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब इसमें कंडीशन ऐसा लिया गया कि कोई ऐसा कंडीशन जिसमें हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब वर्क डन मतलब निकालेंगे जिसमें फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, पहला वाला ऑब्जेक्ट, पेन मैं यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगाया, ये मूव करके इस जगह पे आ गया, देखो आ गया ना, इस जगह पे आ गया। और ये डिस्टेंस कितना मूव किया, तो सेंटर टू सेंटर देख लेते हैं, एस डिस्टेंस मूव किया। अगर एज टू एज देखेंगे यहाँ से तो यहाँ तक देखना पड़ेगा, अगर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम, मिटा दूँ इसको जरा, हो गया देखो तो, ये हैंग मार गया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मींस डब्ल्यू इज इक्वल टू, चलो आगे बात करते हैं, आ रहा है ना समझ में। अब देखो तुम्हारे बुक का है ना, ये सब पिक्चर है सेम टू सेम, कोई पूरा का देख लो, क्वेश्चन का देख लो भाई, थ्योरी तो सबका सेम सेम, चाहे मैं भी लिख दूँ तो सेम ही होगा, बस थोड़ा दो तीन वर्ड इधर उधर लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो एंगल पे लगा है ना थोड़ा सा, हमारे कंटेंट में भी है, सब सेम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी बुक लो, बुक से प्यार करो, बात खत्म, उसको पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मेरे पास तो पढ़ा, तो तेरे मन में कुछ चेंज आया, कोई बदलाव आया तेरे अंदर या नहीं आया, बता।
ये जो एक डर मिथ जो बैठा दिया है कि ट्यूशन लगाने से ही कुछ होगा ऐसा बोला, ये मान गया ना कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह पे ये बुक पढ़ो, ये अच्छा नहीं है, वो बुक अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये बुक अच्छा है, ऐसा बोलता रहता है ना लोग। सारी ये बुक अच्छे हैं। नॉर्मल सा कोई इंसान है जो ढंग से लिखा भी नहीं है, ऊपर बुक खरीद लिया जिस, तो वो वाला वो तो जस्ट लाइक नोट्स हो गया। जैसे कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, गलत भी लिखा होता है। एक प्रॉपर ब्रांड की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर ब्रांड में लोगे तो अच्छे राइटर के बुक मिलेंगे तुम्हें। कभी कभी नॉर्मल में भी लग जाते हैं। वो बुक अच्छा है मेरा मानना, जिसको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया वो बुक बेकार है। अब बोलोगे सर इसको पढ़ के तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये बुक खराब है, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इसको पढ़ने के लिए। किसी बुक जैसे तुम अपने में पढ़ो, क्या लिखा, वर्क डन बाय अ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, लेकिन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वही बात डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मींस डब्ल्यू इज इक्वल, डबल टकर के लिखा। फिर लिखा कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and the body has a displacement s in the direction of the force as shown in the figure, then the work done on the फंस क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, बताओ इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल, हाँ, ये यहाँ पे जो फोर्स लगा है कुछ एंगल पे लगा है। मान लो कि सपोज करो कोई चीज़ को तुम उसको लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा रहे हो, सपोज यहाँ से तुम खींच रहे हो, तो तुम तो ना हॉरिजेंटली खींच रहे हो ना वर्टिकली खींच रहे हो, कुछ एंगल पे खींच रहे हो। इसके दो कंपोनेंट बना देना है, क्या करना है, हाँ करना, दो कंपोनेंट बना देना। कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल के साथ। हॉरिजेंटल आप फोर्स लगा रहे थे अब वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इसका मास है जिसकी वजह से नीचे लगेगा ना, एम जी को बैलेंस कर लिया, ठीक है, मतलब तरीके से रुका हुआ है, फर्क नहीं पड़ा। और एफ कॉस थीटा जो है वर्क डन होगा, बॉडी मूव करेगा, तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस का ले आ गया, क्योंकि वर्क डन हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिया, ले लिया ना, एफ को तोड़ दिया दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो वर्टिकल वाले ने तो एमजी को बैलेंस किया, अब मूवमेंट होगा आगे और एस जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, तो एफ आवाज समझ में, जहाँ पे एफ है फोर्स, एस है डिस्प्लेसमेंट, कोस थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्ले। हाँ बोल। अब इसको डॉट प्रोडक्ट दिया, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पता था ना, तो ए बी कॉस थीटा, इसको अगर मैं तो एफ डॉट एस वेक्टर हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट में लेके चले गए। बोल देना, डरने की जरूरत नहीं। अरे नॉर्मल आ रहा है। अब बोलोगे सर आप तो फिर हमारा बुक कैसे कहीं नहीं पढ़ा दे रहे, सब बात सेम टू सेम लिखल है, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना या नहीं हो रहा है, रुक जाओ, हाँ मतलब हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो अभी इसी का वगैरह का अगर सिलेबस सिलेबस कभी अपना निकाल लेंगे, सिलेबस फास्ट कर लेंगे, आ जाए दिमाग में। पहले से भी तुमको इतना सारा चीज़ पता पढ़ा रहे थे, ये सब भी रिकॉर्ड किया जा सकता था, कैसे दिखा देंगे, स्क्रीन शेयर रोक के, क्या हाँ बोल नहीं सीखा। मेरा रिकॉर्डिंग देखने में ऐसा फीलिंग आता है बच्चे को कि सर लाइव है सामने, देख रहा हूँ तुझे, ठीक है, पेन को भी हिला रहे हो तुम। देखो डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द, यही बात लिखा जो हमने बोला, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी का ही होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर, डायरेक्शन डायरेक्शन की बात नहीं करते, क्लियर है। दो स्केलर क्वांटिटी निकालते तो डॉट प्रोडक्ट निकलता है, वेक्टर को अगर हम करते हैं तो वर्क प्रोडक्ट निकलता है, क्रॉस आ जाता है। केस नंबर 1 इधर पे बोले ना, सब ऐसा नहीं है क्या इसमें, कितना ही मैंने रखा है, इसी पे लिखा हुआ है केस 1 केस 2 करके, अभिजीत इसी का देख लेना। अगर देखो केस 1 में अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ, मान लो कि इस, ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, मीन्स वर्क डन इज इक्वल 0 डिग्री का मतलब क्या है, एकदम सीधा डायरेक्ट खींच लेना या डायरेक्ट ये 1, इसका मतलब ऐसे अगर खींच देना तो ये पड़ चुके हैं ना कि कैसे, तो यहाँ पे
कर देंगे तो हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो होता है 1 तो एफ एस ना। बस ये तो पहला वाला केस हो गया कि नहीं हो गया ऑनलाइन वाले। ठीक है, केस नंबर 1 हो ये देख लिया, जीरो डाल दिया। तुम्हारे बुक में भी लिखा है, कोई भी बुक निकालो देखो उसमें लिखा हुआ है। तो केस बन सकता है कि अगर ये थीटा जो है इसको अगर मैं 90 ले लूँ, मान लो क्या, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रह जाएगा। मतलब 90 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 90 होता है जीरो, ये होता है जीरो। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। वर्धन होगा ही नहीं। ऊपर से ऐसे खींचोगे तो क्या मूव कहाँ करेगा, आगे पीछे पे भी मूव करेगा क्या? फोर्स लगा, आप बोलोगे कि पूरा ज़्यादा एकदम लगा के एकदम उठा, तब ऐसा भी तो कर सकते, उठा ही लोगे सर पे। अब बता रहा हूँ इसके पीछे की कहानी। मान लो कोई कुल्ली है, तो तुम्हारे सामान को सर पे उठा लिया, ठीक है, फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, उसके सर ने लगा रखा है, ऊपर की तरफ सामान को उठा रखा है। डिस्प्लेसमेंट किधर, बोलोगे कि सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ट्रेन में लेके जा रहे थे वो कुल्ली प्लेटफॉर्म से, तो फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, कुल्ली चल रहा है आगे की तरफ, डिस्टेंस मूव हो रहा है, तो आप बोल एंगल ठीक है, तो हो जाएगा जीरो कॉस जीरो, नो पैसा नहीं मिलेगा। सही है, बेचारा कुल्ली टेंशन पकड़ा, फिजिक्स पढ़ाने लग गया। तो कुल्ली जो फोर्स लगा रहा है, कुल्ली का मुंडी फोर्स लगा रहा है उसको, का हाथ लगा रहा है, लेकिन मूवमेंट पूरा पैर के द्वारा हो रहा है। ठीक मत लगाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना। बेचारा तुम जा रहे हो इंजीनियर बन गए, कुल्ली से सामान बोलोगे देखो भाई फिजिक्स ऐसा कहता है कि फोर्स इधर लगा है तूने, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वर्क डन जीरो, तूने कुछ काम नहीं किया, पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, नीचे की तरफ कोई बॉडी को ऐसे दबा दो, नहीं लगेगा, नहीं मूव करेगा। अब बोलोगे सर ऊपर की तरफ हम लगा देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो बॉडी उठ जाएगा ना, आगे थोड़ी मूव करेगा, अपने पोजीशन पर उठ जाएगा, फिर गिरेगा, उठ जाएगा गिरेगा, मूव थोड़ी किया, उसी पोजीशन पर रहेगा, अप डाउन हो पाएगा। जैसे जैसे बोतल को हमने फोर्स लगा के उठा लिया ऊपर से, उठ गया ना, फिर छोड़ देंगे वहीं आ जाएगा। सही है ना, मूवमेंट हुआ कुछ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ हुआ, नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला कि वर्क डन होने के लिए फोर्स भी लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हुआ, तुम 90 पे लगा लिए, उठा लिए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जोर डाला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो पॉजिटिव वर्क, बोला कि इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। बोला गया कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है, और उसका जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो डिस्प्लेसमेंट, मतलब उधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, जीरो वाला केस जो हमने पहले पढ़ रखा था। अब बोला गया कि अगर हम कुछ एंगल लगा रहे हैं, जैसा भी दिखाया था ना, कुछ एंगल पे भी लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जिधर से फोर्स लगा था, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर की तरफ ही फोर्स लगा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ। जैसे इस बोतल को हमने धक्का दिया, तो हमने जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर की तरफ ही फोर्स लगा, मतलब वर्क डन पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइड से बोतल पे लगाया था, तो वर्क डन पॉजिटिव नहीं हो रहा है, लेकिन जीरो भी नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, एंगल पे जा रहा है। कोई एक ऐसा खिलौना वगैरह मैकेनिज्म तुमने देखा होगा कि फोर्स लगाते हैं हम किधर और हम मूवमेंट होता है किधर और, या फिर जो ठेला गाड़ी होता है वो हाथ से जो खींचते हैं, फोर्स लगाते किधर और मूवमेंट होता है किधर और, होता है ना ऐसे, जिसमें दो चक्के लगे होते हैं, रेलवे स्टेशन से पैसेंजर उठा लेते हैं। सही है ना, याद है या नहीं याद है? तो ऐसे कंडीशन में जो वर्क डन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिए हैं, इसको पढ़ते हैं, डिजाइन बनता है भाई। ये क्या है? पहले देखो, नेचर ऑफ द वर्क डन इन द डिफरेंट सिचुएशन, फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, ऊपर से छोड़ दिया, थीटा हो गया जीरो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हुआ।
जिधर पे छोड़े, मान लो हमने बॉडी उठाया छोड़ दिया, तो हम थोड़ी उसको धक्का दे रहे हैं, धरती उसे खींच रहा है अपनी तरफ, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, लेकिन मूवमेंट भी हो रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों है, 0 डिग्री पे लग रहा है ना, तो मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, सही ना, मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है, इससे ज़्यादा वर्क डन नहीं हो सकता, इससे फास्ट कोई नहीं कर सकता इसको। बोले कि सर अब पीछे से जेट इंजन लगा देंगे, तो भाई तूने तो एडिशनल फोर्स लगा दिया ना उसमें, तो उसके वजह से हुआ ऐसा, सही ना। आगे, व्हेन अ हॉर्स पुल अ कार्ट, जब कोई हॉर्स गाड़ी को खींचता है, द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। आप क्लियर हो जाएगा? हाँ बोलो। व्हेन द गैस फिल्ड इन द सिलेंडर फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन, एक सिलेंडर में हमने गैस भर दिया और उसमें मूवेबल पिस्टन लगा दिया, अलाउड टू एक्सपेंड, तो यहाँ पे गैस क्या करेगा, नहीं समझ में आया, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसमें हमने गैस भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगा दिया, ये पिस्टन लगा दिया, तो गैस क्या करेगा, पिस्टन को धक्का देगा, बाहर की तरफ करने की कोशिश करेगा ना, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में गैस लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स गैस, अब पिस्टन उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्या होगा, ये बात लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ द फोर्स ड्यू टू द गैस प्रेशर एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन। आगे बात करते हैं, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड, ये लैपटॉप से हम कनेक्ट करके पढ़ाते तो और भी बेस्ट हो पाता, मतलब तब इसमें क्या हो जाता ना, हम पेन टैब वगैरह का यूज कर लेते तो फिर बढ़िया से डायग्राम वगैरह बना सकते थे, पर टॉपिक इजी है ना, इसलिए क्या ज़रूरत है, तो हम बारह बोलने का स्टाइल ऐसा है कि बच्चों को समझ में आ जाता है, तुम्हें भी आ ही गया सर ना। बोला कि व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड, जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, तो जिधर की तरफ हम खींचते हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव भी करता है, तो लिखा कि बोथ द स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। बोलोगे सर छोड़ देते हैं तब तो उसके बाद की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बस खींचने की बात कर रहे हैं, छोड़ देंगे तो फिर तो रिवर्स आके पहले पोजीशन पे चला जाएगा। अब नेगेटिव वर्क डन के कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसको भी समझते हैं। बोला गया कि इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स या फिर फोर्स के जो कंपोनेंट है वो उस डायरेक्शन में जिधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका अपोजिट, मान लो कि फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ हो रहा है, फोर्स अपना इधर की तरफ लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। इसके भी एग्जांपल देते आएगा समझ में। जैसे यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एफ फोर्स लग रहा है ना, ये एफ फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट, एक तो जगह एफ साइन थीटा, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया एफ कॉस थीटा, लेकिन बॉडी मूव कर रहा है इधर की तरफ, कर रहा है ना, कोई बात नहीं, बॉडी मूव कर रहा है इधर की तरफ, मतलब तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा, इसको तो एम जी बैलेंस कर लेगा, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, सही है ना, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बोलोगे कि सर उतना समझ में नहीं आया, एक दो एग्जांपल दीजिए तब समझ में आएगा, देखते हैं आगे एग्जांपल शायद होगा। बोलोगे सर शायद क्या होता है, हम तो 1 साल पहले बनाया, स्लाइड क्या पता डला हो या छूट गया हो, देखो ऐसा लेकिन होगा नहीं, होगा मतलब होगा। बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बोला गया कि कोई भी बॉडी अगर स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर रफ सरफेस है, मतलब प्लेन नहीं है, तो उस पर अगर स्लाइड करता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका वो किधर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। जैसे बॉडी इधर की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट बॉडी जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है, लेकिन बॉडी किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो अगर इस हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क जो हुआ निगेटिव हुआ, ठीक है। बोले कि सर मज़ा नहीं है, थोड़ा और एकदम बढ़िया थोड़ा एग्जांपल दीजिए, ये तो आपने बोल दिया कि फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में, आप बोलिएगा ये रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, पर हम जो लग रहा है कुछ ऐसे बताइए। अब देखो जब तुम ब्रेक अप्लाई करते हो गाड़ी पे, जैसे मान लो ये साइकिल है, ये साइकिल का व्हील है, ये मूव कर रहा है, ऐसे साइकिल जा रहा है इधर की तरफ, जा रहा है ना, ये जो है, अरे पूरा साइकिल थोड़ी बनाएंगे, चक्का बना दिए, आगे की तरफ घूम रहा है तो साइकिल आगे की तरफ जाएगा, एरो का डायरेक्शन देख लो, ठीक है ना। क्या किया, ब्रेक मार दिया, ब्रेक लगा दिया, तो उधर की तरफ ही लगेगा ना, इधर की तरफ लगेगा तभी तो साइकिल रुकेगा, क्योंकि इसका मूवमेंट तो इधर की तरफ है, नहीं समझा, जिस डायरेक्शन में लगाया तुमने, लेकिन ऐसे तुरंत रुक गया, धीरे धीरे रुकेगा, लेकिन बॉडी तो मूव कर रहे थोड़ा 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 करके, तो बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए,
तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर हुआ पूरा या और भी क्लियर करने की जरूरत है? हो गया। अभिजय तशिका, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। जैसे मान लो कोई भी चीज़ को, जैसे को तुमने उठा लिया ऊपर की तरफ, तो ये तो तूने उठाया, ठीक है, तो चल तेरे रिस्पेक्ट में तो जो होना था हो गया। लेकिन जब हम छोड़ रहे थे तो बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा था, डायरेक्शन भी उसी के डायरेक्शन में हो रहा था, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉजिटिव आया था। तो जैसे हमने बोतल को उठा लिया या कोई भी चीज़ को हमने लिफ्ट अप किया, ऊपर की तरफ उठाया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो उस पर लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बॉडी ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अगर देखा जाए तो ओरिजिन नेगेटिव है, नहीं आया, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ लग रहा है। अब बोलोगे सर हम जो ऊपर की तरफ लगे वो छोड़ दो, वो तो चलो उसके हिसाब में छोड़ दो, हम ग्रेविटेशनल का, क्योंकि हम नेगेटिव ओरिजिन पर रहे हैं। ग्रेविटेशनल बोल रहा है कि भाई नीचे की तरफ आना है, वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो लग रहा है। और रिटर्न का कंडीशन क्या था? फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो भले तुमने बोतल को उठा लिया, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा है? लग रहा है। अब मूवमेंट हो नहीं रहा है? हो रहा है। मूवमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, नेगेटिव। अब समझ में आया? When a positive charge is moved towards the positive charge, the work done by the force of the repulsion between them is negative, because displacement is in the opposition डायरेक्शन ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज मूव करके इसी पॉजिटिव के चार्ज की तरफ आ रहा है, ठीक है, वो मूव करके उसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर जा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो पहला वाला दूसरे वाले पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बोलेगा क्यों आ रहा है, बग हट। लेकिन वो फिर भी जा रहा है, हमने उसको स्पेशल पावर प्रोवाइड कर दिया कि नहीं तू तो जा, ज़बरदस्ती जा रहा है, लेकिन वो फोर्स तो लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जो रूल है वर्डन का, वो क्या बोला था? फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हम फोर्सफुली उस चार्ज को भेज रहे हैं उधर पे कि भाई तू जा, और रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो अगर उस हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो वर्डन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ऑनलाइन वाले बच्चे 89 स्लाइड है, हम 10 नंबर पे आ गए, ठीक है, मतलब 10% पढ़ लिए। अब नेचर ऑफ द वर्क डन इन द डिफरेंट सिचुएशन, अच्छा वो तो वही पढ़ रहे थे, पॉजिटिव पर वर्क डन, तो वही कुली वाला एग्जांपल, ठीक है। by the force is zero if the body get displaced perpendicular to the direction of the applied force। लगे कि जिधर की तरफ हम फोर्स लगाएंगे, अगर उसके परपेंडिकुलर ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हो जाए, ठीक है ना। बॉडी अगर मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? उसको सेंटर की तरफ, जैसे तुम गोल गोल किसी, मान लो कभी दौड़ में भाग लिए हो गया सर्कुलर ग्राउंड में, जब तुम ऐसे दौड़ते हो ना, तो पहली बात एक शुरू के 2-4 सेकंड जब तुम स्लो होते हो तो अपने आप को मूव कराते हो, घुमाते हो, टर्न करते हो, तो तुम्हें टर्न लेने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक होता रहता है। ऐसा कभी महसूस किया? जैसे मान लो कि एक लिए यहाँ पे ये बोतल में थोड़ा पानी भर के यहाँ पे गले में इसके रस्सी बांध देंगे, और ऐसे तुम इसको घुमाओगे, जोर से घुमाओगे, तो 2-3 बार जब तक स्पीड पकड़ाओगे तब तक तो तुम अपने हाथ को मूवमेंट कराओगे, ऐसे ऐसे कराओगे ना, नचाओगे नचाओगे नचाओगे। जैसे मूवमेंट एकदम पूरा हो गया तो ऐसे ऐसे नचाने की जरूरत नहीं, तुम अपने उंगली को बस ऐसे हिलाते रहो, गोल गोल घूमते रहेगा, नहीं समझ में आया? और वो भागेगा भी नहीं, वो तुम्हारे हाथ के चारों तरफ ही घूमेगा। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। वो बोलता है कि भाई तू जा कर आ रहा है, अंदर की तरफ उसको खींच के रखता है। तो वही जब तुम सर्कुलर ट्रैक पे घूमते हो, जब फुल स्पीड पकड़ लेते हो, तो तुम ऑटोमेटिक पे घूमने लगते हो, जबकि तुम सीधा चल रहा हो, लेकिन अपने आप मूवमेंट हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इनवर्ट लगता है सेंटर के डायरेक्शन में। बचपन में एक झूला झूला होगा जिसमें ऐसे करके रॉड लगा होता है, घोड़े के पेट से रॉड निकला होता है, उस पर घोड़े पे बैठ जाते हैं, ऐसे करके पकड़ लेते हैं, दोनों साइड पैर करके बैठ जाते हैं, जैसे घुड़सवारी पे घोड़े पे बैठता है, बीच में रॉड होता है, पकड़ लेते हैं। उसके बाद ऐसे हैंडल मारता है और घोड़ा एकदम चारों साइड से घूमता है। बचपन में था ना छोटा वाला झूला 10 रुपये वाला, याद आया? उसके बाद जैसे ही झूलना स्टार्ट हो जाता है ऐसे टेढ़ा हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाते हो, तुम हो जाते हो ना, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ तुम मूव करते हो ना, जितना पे बैठे होते हो उसका टेढ़ा हो जाता है, मुंडी हो जाता है, अंदर की तरफ अपाइर हो जाता है, बाहर की तरफ। याद आया या नहीं है?
पक्का? तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है। तो ये तो चलो हो गया फोर्स, समझ लिया। ये पे हो, यहाँ पे हो, तो तुम्हारा बॉडी इधर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ हो रहा है। तुम इस पॉइंट पे हो तो फोर्स तो अंदर की तरफ ही लग रहा है, लेकिन तुम इधर की तरफ मूव कर रहे हो। इस पॉइंट पे हो, फोर्स तो अंदर की तरफ ही लग रहा है, लेकिन तुम इस डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ है, समझ में आया? यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, क्या? तो फिजिक्स के हिसाब से यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ। सर काम तो हमने धो रहा है, लेकिन रिवर्ट। हाँ बोलो, मजा आ गया? क्या है तो बोलेगा वर्क डन नहीं हुआ फिजिक्स अकॉर्डिंग। मुझे नहीं लगेगा सुनने में यार, ये तो गलत बात है। हाँ बोलो। फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द perpendicular to each other, so the work done by the centripetal force is zero. सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हुआ। तेरे में क्या, जैसे कुल्ली वाला बात बताए थे, है ना? वर्क डन बेचारे ने किया है, मेरा पैर के द्वारा हुआ, सर्कुलर फोर्स के द्वारा हुआ है, लेकिन उसका मुंडी ने जो फोर्स लगाया था उसके द्वारा नहीं हुआ। सही है ना? पढ़ाने का मन बहुत रहता है, बच्चा लोग बदमाशी कर देता है, मज़ा नहीं आता है तब। अभी देखो हर त्यौहार पे, हमारा भी तो त्यौहार है, कल मेरे घर भी दिवाली था, लेकिन फिर भी हमने कल भी क्लास चलाया। तुम्हारा वाला कैंसिल हो गया, बाकी सारा बैच आया, पढ़ के गया। तेरा भी मन हो रहा था बुला ले, पर तेरा बैच एकदम एग्जैक्ट पूजा टाइम पे था, शायद तुम भी नहीं आते अगर बुलाते तो भी। सही बोला ना? हाँ, इसलिए नहीं बुलाया। अब लिखा कि व्हेन अ कूली, देखो लिखा हुआ है ना, व्हेन अ कूली वॉक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म विद द लोड हिज हेड, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। बोला ना, ऊपर की तरफ इसका मुंडी फोर्स लगाता है, तब तो बॉडी उसके मुंडी पटका हुआ है, वरना बॉडी नीचे गिर जाता। तुम अभी बेंच पे बैठे हो तो तेरा बॉडी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन बेंच ऊपर की तरफ तुझे होल्ड किया है, उठाया है। अगर बेंच अपना फोर्स न लगाए, अब बेंच का फोर्स कमजोर पड़ जाए तो तुम ढप से नीचे गिर जाओगे, ठीक है ना? तो वही बात बोला है, ही अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू इट्स द वेट। कितना फोर्स लगाएगा इसका मुंडी या तेरा मुंडी, जब तुम माथे पे सामान लेके चलोगे, जितना वेट है उसका उतना ही लगाओगे, क्योंकि एमजी को तो बैलेंस करना है फोर्स को। एमजी लग रहा है ना नीचे की तरफ, मास इंटू ग्रेविटी, तो जितना भारी है उतना फोर्स लगा दिया तेरे मुंडी ने, तो ऊपर की तरफ बोलोगे और एक बैग डाल देंगे तो और वो बैलेंस कर लेगा। बोलोगे सर एक और डाल देंगे, अब उसका मुंडी उतना फोर्स लगाने में सक्षम ही नहीं है, तो गिर जाएगा ढप से नीचे की तरफ। अब समझ में आया? तो ये लिख दिया, आ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टोटल लोड इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा फर्स्ट कॉस थीटा हिसाब से, ठीक है? तो वर्क डन बाय द कुली ऑन द लोड इज जीरो। कुल्ली का वर्क डन लोड के द्वारा जीरो हुआ, कुल्ली का वर्क डन लोड के द्वारा जीरो हुआ। ओकरा बोलना है पैसा नहीं देना है, फिजिक्स में ऐसा लिखा है। मारेगा तेरे को पकड़ के, फिर बोलेगा मुंडी के द्वारा जीरो हुआ, पाइट नहीं दिखाई दे रहा तुझे, है? सही है ना? तब तुम बोलेगा कि देखो पाइट तेरा चल रहा है आगे की तरफ, फोर्स लगा रहे हो तुम, लगा रहे हैं ना, आगे की तरफ लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसके पैर का और आगे की तरफ, वो तेरे को फिजिक्स सिखाएगा फिर। तो देखो एंगल कितना हुआ बेटा, जीरो, तो ओरिजिनल क्या हुआ, मैक्सिमम, इसलिए पूरा भरा ला। सही है कि नहीं? हाँ, मेरा पैर का पैसा दे ना भाई, मेरा पैर चल रहा है, तेरे को लेके जा रहा है, मुंडी का छोड़, वो तो रख दिया भैया से सहेज के। स्कूल जाना नहीं, पढ़ाए हो ना, ठीक वाला बात पूछ। सर को पूछ देना, सर एक बात बताइए, कूली लिया है, वैसे बता देंगे, पर मजाक ये अंदाज में पूछ देना, थोड़ा बच्चे मजे कर लेंगे। मतलब कि सर कुली ने तो उठाया, उसका मुंडी फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो सामान जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के एंगल 90, कॉस 90 जीरो, वर्क डन जीरो। कुली को पैसे देना है, नहीं देना है? तो बच्चे हंसेंगे, मजा आएगा। वैसे सर बता ही देंगे, तुम भी बता ही दोगे, माहौल बदलेगा क्लास का, बोलेगा वाह भाई क्या मस्त क्वेश्चन तुमने पूछा है। सही है ना? एज सन इन द फिगर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग of a simple pendulum is always perpendicular to the displacement, so the work is zero। बोला कि जैसे कोई सिंपल पेंडुलम है, तो ये बॉब है ना, ऐसा ना बॉब ऐसे ऐसे होता रहता है ना सिंपल पेंडुलम में। हाँ बोलो। लेकिन स्ट्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है इधर की तरफ खींचा जाता है, वो हमेशा हमेशा ऑलवेज, लेकिन बॉडी ऐसे ऐसे मूव करता है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे तो टेंशन, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी टेंशन इधर की तरफ है, बॉडी का डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर ही होता है। क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री पे ही लगता है टेंशन, लगता है? तुम इमेजिन करो, लग रहा है ना? तो यहाँ पे वर्क डन हमेशा जीरो ही रहेगा। देखो कितने सारे एग्जाम्पल आ गए, उस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रहा था, मैंने बोला था ना।
अभी बताओ, ये सब तेरे बुक में कहीं लिखा है? लिखा तो है रे, तेरे में भी लिखा है, अरोरा में तो लिखा है, लेकिन उतने एग्जाम्पल देखो नहीं ना दिया है। मेन बात नहीं एक लिख दिया, हॉर्स कार्ट वाला दे दिया। तो बताओ, मेरा नोट्स ज़्यादा अच्छा हो या बुक ज़्यादा अच्छा हो? नोट्स, हैं? आपका नोट्स। तो इसको तुम लिखोगे तो उतना टाइम नहीं है तेरे पास। आज भिजवा लेना, जाने से पहले ही नोट्स भिजवा लेना, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भूलक करूँ, भूल जाता हूँ, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है? दिवाली का भी टाइम है, ये तो सारा चीज़ दिमाग खराब हो जाता है। इतने सारे बैचेज भी है सब। अब तो नवोदय वाला है, तो तुमको भी तो बताना ही पड़ेगा। जो आइडिया दिए हैं वैसे ही पढ़ो, कोशिश करो, करते रहो, सफलता मिलेगी। तेरा कैटेगरी कौन सा है? ओबीसी। ओबीसी। मिलेगी, फिर भी मिलेगी सफलता, टेंशन की बात नहीं। तुम्हें मैथ भी रखना चाहिए था। मैथ्स दोनों में ही लिखा है इसमें। अरे बकला, हर स्कूल में मिलता है, तेरा स्कूल का अलग नहीं भाई, नौटंकी है। पहले वाला बैच में, मतलब अभी जो 12 में है, वो लोग बहुत बोलने के बाद दिया है, 2 लोग को दिया है तो बोलने के बाद दिया ना। बहुत। और इस बैच में इतना नहीं है, दिया ही नहीं था। एडमिशन के पूछा ही नहीं कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए। अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सब लोग अब मिलके तो एग्जाम दिए रजिस्ट्रेशन करो। हो भी गया। तो 12 में कैसे बदल दिया? नहीं, अब जो 12 में है वो लोग 11 के टाइम में। शिक्षा का अधिकार है ना तेरे पास, हम जो पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट ले सकते हैं नेप 2020 के अकॉर्डिंग। ऐसा किसने बोला कि नहीं ले सकते? ये बोला टीचर कि लोग टाइम लापरवाह है मैनेजमेंट तुम्हारे। नहीं होगा, हाँ, ऐसा है। टाइम मैनेजमेंट उनका प्रॉब्लम है ना, वो लोग चाहते हैं कम लेक्चर लगाना पड़े, तो मैथ और बायो दोनों अलग एक ही टाइम पे चलेंगे। इधर पे मैथ वाले बच्चे नहीं, अलग अलग टाइम पे चलाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैथ और बायो तूने दोनों लिया है, तो ऐसा मतलब सेटिंग करना पड़ेगा उनको, कोई एक सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि डेली क्लास होता है मैथ बायो का, तो 2 दिन मैथ वाले टीचर को डबल टाइम करना होगा, 2 दिन बायो वाले टीचर को डबल टाइम करना होगा, वो चीज़ पढ़ाना होगा। और स्कूल में कैसे हो जाता है, केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है, ये भी तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, कैसे हो जाता है मैथ और बायो एक साथ कैसे हो जाता है? 2 बार पढ़ाई उधर होता है। तो बोल। यहाँ पे नर्सरी में, अगरतला में, ओएनजीसी में, कुंजावन में, हर जगह पे तो है अपने बच्चे। मॉडल स्कूल में भी हो जाता है, तेरा विद्या ज्योति के स्कूल में भी हो जाता है। ये क्या है, रहता है। बदमाशी करता है, एक मिनिस्टर को एक लेटर लिख दो कि हमने, तो चुपचाप लिख दो, नाम मत बताना, यानी तो नाम ही बताना है तो सब सब साइन कर दो इस पे, एक पत्र लिखो, पोस्टल ऑर्डर से भेज दो, यानी तो पत्र लिख दो, ठीक है? भेज दो, मिनिस्ट्री को भेज, उस पर लिखो हमसे टाइप कर, हम ये तो उनको करके दे देंगे, और ये भेज दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम बहुत सारे बच्चे मैथ बायो दोनों लेना चाहते हैं, हमें नहीं मिल रहा, नाम मत लिखना किसने भेजा, ठीक है? आ जाएगी इंक्वायरी, और जब पूछेगा कि मैथ किन किन, अपना हाथ उठेगा कि नहीं उठेगा? उनको नहीं तो उठाएगा। बोलना पड़ेगा। हाँ, वैसे मैथ की तो क्या, बस साइड से 10, होगा कि नहीं? वो लोग नहीं करेगा। गड़बड़ हो जाता है, दोनों पास मल्टीपल रास्ते हो जाते हैं। हाँ, नीट जाइए, जैसे ग्रे मैं, पेरेंट्स चाहते थे कि मेडिकल बने, पर तीनों में से किसी का एग्जाम मेडिकल का नहीं निकला, इंजीनियरिंग का जेई में निकल गया, जबकि वो मुश्किल है। और उसके बाद इंटरेस्ट। देखो, उसके बाद भी देखो, उसके पेरेंट्स ने क्रैश कोर्स दिलवाया, बच्चे को पढ़ाई थे, 3 बच्चे निकल गए भाई। एक जो नहीं निकलेगा, T20 भी देखेगा, वर्ल्ड कप भी, फोन करता था कहाँ है रे, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर अभी विराट कोहली का बैटिंग चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ी मतलब होगा, नहीं समझा? जो मतलब ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं यार, डोमेस्टिक मैच जो होता है आईपीएल, कभी क्लास नहीं किया, सारा क्लास छोड़ा। 4 बच्चे थे मेरे बैच में, 4 में से तीनों बच्चे ने जेईई मेन निकाला, सबको बोले कि एडवांस की तैयारी करते हैं, सबके पेरेंट्स बोला नहीं नहीं सर, हम लोग उसको इंजीनियर नहीं बनाना चाहते, थोड़ा सा तो प्रिपरेशन करना चाहिए ना, 2-3 महीने का गैप मिला था, नहीं देखे उधर पे अगरतला में वो, तो एक ही जगह पे सारा कराते हैं कि एग्ज़ाम दे देगा, एग्ज़ाम पहले हो चुका था ना, नहीं समझा? फर्स्ट एग्ज़ाम सेकंड में तो एक होता होता है। है, तो पहला वाला निकल गया तो दूसरा की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पहला निकल गया मतलब एनआईटी चुका है, बढ़िया रैंक से निकला था,
तो असफलता वाली तो कोई बात ही नहीं है, सही है ना। दूसरा प्रयास करता है, जब हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी हो तो मन लगता है, जैसे एक बार निकल चुका है अब तो पूरा ताकत झोंकेंगे, और जो चीज़ नहीं निकला उसमें तो थोड़ा कम मन लगेगा। तो उन लोगों ने नीट की तैयारी करवाया 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 करवाया, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर अंतोगत हुआ, उसमें से 3 बच्चे थे, एक बच्चे को बोला कि भाई ले लो तुम एडमिशन, तो ले लिया, एनआईटी मिल गया उसे, मनपसंद कोई सा भी मिल रहा था, अच्छा रैंक था। बाकी जो एक था वो बोला मुझे एनडीए में जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, इसमें जाऊंगा ही नहीं, एकदम दावा। वो एनडीए की तैयारी किया, 1-2 साल तैयारी किया, उसके बाद नहीं, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में। बताओ कितना बड़ा गधा था, नहीं समझा, क्योंकि उसका तो डेट खत्म हो गया। और तीसरा वाला बच्चा 2 बार से नीट दे रहा, नहीं हो रहा, 2 बार हुआ, तीसरा बार भी दे दिया, अभी नहीं हुआ। तो बताओ यहाँ पे गलती डिसीजन लिया ना। एनआईटी मिल रहा था, ढंग से पढ़ाई करता, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं तो जा सकते थे ना। गलत डिसीजन हुआ ना इसका, 3 बार कोशिश किया, नहीं निकला नीट, अब क्या करेगा, उसका लाइफ खत्म। तो ये सब समझते नहीं, मेरी तो कोई सुनता नहीं। इन फील्ड में, उस फील्ड में जाओ ना, तुझे मैथ में मजा आ रहा है, तू आप, मैंने दोनों इसलिए बोला कि कभी मूड परिवर्तन हो जाता है, चमत्कार कभी हो जाता है। कभी मैथ तो बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन बायोलॉजी में अचानक इंटरेस्ट जग गया, जानने की इच्छा जाग गया, बायोलॉजी में टॉपर बन गया। ऐसा भी हो जाता है ना गलती से। क्या कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चल रहा है, अचानक से कोई एक टिक लग गया, मैथ में मजा आ गया, मैथ करने लगे एकदम पूरा ही मजा आ गया। तो फिर वैसे करना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीसीएम भी जो रखेगा उसके साथ, सॉरी, तो अ, उसके साथ हो जाता है, किसी न किसी में सेट हो जाता है। एक लड़का और था, आकाश मीना, आईआईटी कानपुर, जेईई मेंस एडवांस दोनों निकाल लिया था, लेकिन उसका मन नहीं था इंजीनियर बनने का। साल पढ़ा, 2 साल, जब सेकेंड ईयर में था तब जाके उसका नीट का एग्जाम निकला, फिर जाके चेंज कर लिया। तो बताओ यहाँ पे ये भी तो ये कर सकता था। तुम्हारा मन नहीं है, मत करना, एडमिशन ले लेना, तू फेल कर जाना उसमें जाके, वैसे ही तू नॉर्मल पढ़, 2-4 पेपर पास कर, 1-2 में फेल हो जाने पे भी तो अगले साल जा सकते हैं, सेकंड सेम में तो जा सकते हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल का ये रूल है, तुम 2 या 3 पेपर में फेल हो ना, तो भी अगले में जा सकते हैं, लेकिन वो वाला पास करना होगा बाद में एग्जाम देके। तो तू कर नीट का तैयारी, थोड़ा थोड़ा क्लास उलास कर ले, 50% पढ़ ले, 50% इधर तैयारी कर, हो सकता था कि नहीं, पर ये नहीं सुनेगा। अब घूमो रोड पे, हम क्या करें। The work done in the pushing is 0 because displacement of the stone is 0। मान लो कि एक ऐसा, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, जैसे मैंने वाल का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स तो तूने लगा दिया, पूरा बढ़िया से आ गया। डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ द वर्क, वर्क जो होता है इसका डायमेंशन जो होता है, ऐसा यूनिट किधर लिखा है, हाँ ऐसा यूनिट जूल होता है, 9 में पढ़ा था ना, जूल, ऐसा यूनिट जूल। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml² टी का पावर -2। ये कैसे निकलता है, ये मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में सिखाया था, तुम नहीं पढ़ते थे हमारे पास, तुमने भी सीखा होगा स्कूल में कैसे डायमेंशन कैलकुलेट किया जाता है, रूल्स होते हैं इसके भी, नहीं भी सिखाया या रट्टा मार दिया खाली? हाँ आता है ना, तो वैसे ही मतलब यूनिट पहले निकाल के, हाँ यूनिट निकाल के उसके साथ मतलब डायमेंशन भी इसका निकालते हैं। तो वर्क जो होता है एफ एस होता है, फोर्स का, तो फोर्स का होता है मतलब फोर्स होता है एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ से डायमेंशन को केजी का मतलब एम बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो क्या था मतलब फोर्स का क्या था डायमेंशन याद है? m0 और -2 डायमेंशन पूछ रहा हूँ, ml का पावर -2, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml का पावर -2 क्या होता है, ml का पावर ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, तो इसका हो जाएगा लेंथ एल, तो यहाँ पे एक और एल हो जाएगा, तो ml² टी का पावर -2, समझा? फोर्स का याद कर लेना है, ml का पावर -2। फोर्स का ml का पावर -2 कैसे आया, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जाएगा ना डायमेंशन, एक्सेलरेशन हो जाता है तुम्हारा मीटर पर सेकंड का हो जाएगा, मतलब लेंथ हो गया एल, नीचे में आएगा सेकंड स्क्वायर, तो उसको ऊपर ले जाएंगे टी का पावर -2। पढ़ाए थे ना ये सब, याद आया? मैं उंगली से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सुंदर नहीं लिखा रहा है, ठीक है, मेरा लिखने का कोई प्लान नहीं था, ये सब बात तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसको इरेजर किधर है भाई, नहीं दिख रहा है ना, इधर पे इरेजर।
इरेजर से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठंडे ठंडे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ तो क्या एकदम कहानी की तरह लग रहा है ना? आपको हुआ बना लेता है फिजिक्स को। हमारा बच्चा सबसे स्कोर फिजिक्स में बना, नीट में, जेई में, हर। अब लोग कि सर यहाँ पे तो अब विजुअली हमें, तो ये तो तुमको पढ़ा रहा हूँ ना ऐसा, बाकी तो बोर्ड पे पढ़ाता हूँ सारा चीज़ एकदम बढ़िया से वाइट हाथ में ले, पढ़ाई चलता रहता है रेगुलर में। तुम 12 में आना तो तुम रेगुलर बैच के सारे रिकॉर्डिंग को देखना, आगे भी पढ़ना, मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसको भी देखना। दिन में 3 वीडियो, स्कूल में भी तो 3-4 लेक्चर करते हैं, दोपहर एक शाम 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, सही है ना? एक दिन में 3, 1 महीने में 3 महीने की पढ़ाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 2 महीने में 6 महीने की पढ़ाई हो जाएगी, बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं रेगुलर। मतलब अगर फाड़ना है पहले दफ़ा में तो, ठीक है ना? हाँ, वर्क इज जूल, ये हो गया। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों लिख दिया? क्योंकि जूल जो वर्क का, वर्क होता है F इंटू एस, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, मीटर। एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? और CGS यूनिट इसका होता है अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये सब बात याद रखना, ये सब मैंने यूनिट डायमेंशन में पूरा बढ़िया से कराया था, ठीक है? 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन, फोर्स 1 न्यूटन का लगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो। अगर बोल दे कि 1 जूल वर्क को डिफाइन करो, तो ये है ना 1 जूल, तो वर्क इज इक्वल टू Fs। तो वर्क 1 जूल कब होगा? जब फोर्स, मतलब सबका SI यूनिट हमें लेना पड़ेगा, तो SI यूनिट है ना जूल, तो वर्क का जूल कब होगा? जब राइट साइड में, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी 1 न्यूटन का लगे और डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 1, तभी तो 1 जूल होगा। तो यही लिखा हुआ कि पूछ देता है एग्जाम में, डिफाइन 1 जूल वर्क, तो लिख देना कि 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन, 1 जूल वर्क डन हुआ है, ये हम कह सकते हैं जब फोर्स भी 1 न्यूटन का लगे, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो। देखो लिखा हुआ है, मजा आ गया? ग्रेविटेशनल यूनिट होता है kgm, किलोग्राम मास ऑफ SI। मास का ही तो kg होता है, मिस्टेक से बोल दिया, ठीक है? ग्रेविटेशनल यूनिट होता है kgm, kg मतलब किलोग्राम, m मतलब मीटर, ठीक है? अगर फोर्स को हम kg में लेते हैं, मतलब वेट है, मतलब फोर्स तो हो गया धक्का उक्का मार, लेकिन पानी ये पकड़ लिए बोतल हाथ में, तो ये तो वेट लगा रहा है ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट इसका हम लेंगे तो kg हो गया, ठीक है? और मूवमेंट जो हो रहा है उसका तो हो जाएगा मीटर, ठीक है ना? आ गया। वर्क डन इन टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। प्रतीक ने मैसेज किया, कहाँ आया यार नवोदय वाला सवाल? जूनियर बच्चे का भी तो था। सब बच्चा दिवाली विश कर करके कल परेशान कर दिया था, हम इतने थके हुए थे, पूरा दिन कल भी पढ़ा, दिवाली के दिन और एक्स्ट्रा क्लास लगा दिए थे। सुबह 3 घंटे लगा जी नवोदय वाले का, 7 से 10, हाँ 8 से नहीं, 8:30 से बोले थे, लेकिन 8:30 बजे बच्चे आए, 12 बजे छुट्टी दिए, उसके बाद करके फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार। मैसेज किसी का देखे नहीं, आज सुबह सबको रिप्लाई किए। अब कि भाई बड़ा एटीट्यूड वाला टीचर बन गया, भाई टाइम नहीं है बंदे के पास। आगे देखो, वर्क डन इन द टर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में, अगर फोर्स दिया हुआ टर्म में Fx I प्लस Fyj प्लस Fz के, याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट थे ना उस दिन, S भी दिया है। अब Fx Fy Fz का वैल्यू Sx Sy Sj का भी दिया रह सकता है। यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, F डॉट S डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही होता है, पता है ना? मैंने क्या बताया था कि दोनों का x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का y कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का z कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को जोड़ दो। याद है? डायरेक्ट बताया था, इनडायरेक्ट भी बताया था कि i डॉट है, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, बाकी 0 होता है, ये सब बात बताया था। तो हाँ, तो तिक्रम करना है तो पूरा बढ़िया से लिख लिख के 4 पेज में कर, और नहीं डायरेक्ट करना है तो ये वाला लगा दे, मजे आ जाएंगे, ठीक है? मजा आया या नहीं आया? यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो बोला कि सर डिस्प्लेसमेंट में तो आई दिया है, के भी दिया है, जे कहाँ है? तुम कुछ नहीं है तो यहाँ पे लगा देना +0 इंटू जे, नहीं समझा? अभी देखो आई वाले को आई वाले के साथ 6 इंटू 1 6 हो गया, मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ सीधा 6 इंटू 1, क्योंकि पहले वाले फोर्स वाले इक्वेशन में आया है ओनली, आई के पीछे क्या है 1 है, और दूसरे वाले इक्वेशन में 6 आया है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया, पॉकेट में रख ले, ठीक है? अब जे वाला नीचे में तो है नहीं,
तो 0 जी हमने मान लिया, तो 5 × 0 0, खत्म, पॉकेट में रखने की जरूरत नहीं है। 7 × 9 54, 7 × 9 54 हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा 60 60 60 आ गया तुम्हारा आंसर। वर्क डन इफ द फोर्स इन न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, फोर्स न्यूटन में तो 60 जो आंसर आया वो आएगा जूल में। मजा आया नहीं है, करके दिखाऊं? आ गया? चलो यहाँ पे होगा भी ऐसा क्वेश्चन वगैरह होगा। हाँ फोर्स दिया है लेकिन नहीं दिया है इसमें, उस टाइप के नहीं है, अरोरा के बुक का क्वेश्चन है, नहीं तो एनसीईआरटी में भी शायद हो सकता है। लेकिन समझ में आ गया ना कैसे करना है? ये वाला भी करेंगे, ये भी दिया इसको भी करेंगे, लेकिन अभी ये पढ़े नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। चलो आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तब ये वाला क्वेश्चन दे रहा होगा। ठीक है सर? जानबूझ के एक बार बन गया तो एक बार और बनाओ, फिर मिटाओ, सही ना? वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ये तो होगा कांस्टेंट फोर्स लग रहा था, कुछ न्यूटन का हमें पता था, या वेक्टर के टर्म में लग रहा था, लेकिन वैल्यू हमें पता था। अभी क्या है कुछ नहीं पता होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। क्या होगा? फोर्स। कितना था भाई? 1 पेज 2, ठीक है। इसके बाद वर्क खत्म, फिर एनर्जी और भी आसान है। 10th में पढ़ा था ना, पावर वगैरह के बारे में पढ़ा था ना, बस वही वर्क एनर्जी पावर है। पावर वाला तेरे को आ जाएगा आराम से 10th वाला। अब वर्क वाला जो पढ़ रहा है वो 9th वाला है, बस वेरिएबल वाला थोड़ा बस बढ़ रहा है अभी तक जो था कि नहीं। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिवाइडेड into a large number of the small equal displacement delta x. During the small displacement delta x, the force F can be assumed to be constant. Then work done is, बोला गया कि कोई एक पार्टिकल है या कोई एक बॉडी है, इसको थोड़ा जूम करके समझाता हूँ, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, फोर्स तो वैसे लग रहा है, फोर्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है, हमने मान लिया। तो मान लो कि जब यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, हमने इसको छोटे छोटे इंटरवल में मान लिया, मतलब यहाँ से यहाँ मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और मान लिया। जब ये सेकंड से थर्ड पॉइंट पे आया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग मान लिया, थर्ड पे डिस्प्लेसमेंट अलग, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया। इतना बड़ा स्टडी एक साथ हो नहीं सकता था, तो हमने छोटा छोटा कर लिया। छोटा छोटा जो कर लिया ना, तो एक ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल बन गया, देखो यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेंगल बन गया ना, छोटे छोटे ट्रेंगल बन गए, जिसका एक कंपोनेंट एक्स, मतलब बेस जो है तुम्हारा वह डिस्प्लेसमेंट, हाइट जो है यह फोर्स है ना, इधर पे फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको थोड़ा सा अभी वापिस जाना है इरेजर के साथ। समझा ये बात या नहीं समझा? छोटा सा मतलब एक स्टडी कर लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इनिशियल टू फाइनल लगा के तो बड़ा सा स्टडी हो गया, सही है ना। ये तो होता था इंटीग्रेशन। इसको जूम इन कैसे करेंगे भाई? कैसे हो गया रे? इरेजर तो हटा दिया, नहीं हटा। When the force varies both the magnitude and the direction, when the force varies both in magnitude and direction, अगर फोर्स वेरी होता रहा, फोर्स अगर वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, क्योंकि फोर्स तो सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, हर जगह पे फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्योंकि ऐसे मान लो एक बाइक लगा दिए एक ही डायरेक्शन में, बॉडी मूव कर रहा है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर नीचे जा रहा है ना, पार्टिकल जा रहा है ना, मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तभी तो ऊपर नीचे हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर उधर हो रहा है ना, तो मतलब वर्क भी इधर उधर हो रहा है ना। तो वही किए, एक छोटा सा स्टडी कर लिए, और हमने बोल दिया कि भाई एक काम करते हैं, टू डिस्प्लेसमेंट 2ds, इसको निकाल लेते हैं और पोजीशन ले लेते हैं इनिशियल टू फाइनल, S1 से SF तक। यहाँ पे XI XF लिखा है, एक ही बात हुआ, ठीक है, SI SF एक ही बात हुआ, 1 से लेके 2 तक। टैप डॉट डी एस को 1 से लेके S1 से S2 तक कर देंगे। अब बोलोगे कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं, ये बस फॉर्मूला ही तेरे को समझ में आएगा, लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे देखो तेरे वाले बुक में लिखा है ना XI XF, डायग्राम सेम वाला है, डायग्राम यही बोला बुक लिखा है ना, XI से XF तक, तो ये S1 S2 वही बात हुआ, इनिशियल यहाँ से लेकर और यहाँ तक फाइनल तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर बोलो यहाँ से लेकर यहाँ तक। आया बात समझ में? इसे इंटीग्रेट कर देंगे fx dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया कि डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है,
तो क्या होगा, तो एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एफ हो जाएगा फाइनल। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जितना था फाइनल भी उतना ही हो जाएगा, मतलब मूव ही नहीं, मतलब एक्स डेल्टा एक्स जीरो मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इनिशियल फाइनल दोनों को इक्वल ही डाल दिया। ठीक है, एक्स आई और एक्स एफ दोनों को इक्वल पुट कर देते जगह पे, इंटू डी एक्स एरिया निकल गया। इसको वैसे बोलने से नहीं होगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना न्यूमेरिकल, वैसे थ्योरेटिकली उसे तो रटना ही पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके बाद एनर्जी आ गया। मैं तुम्हें अपने तुम्हारे बुक में जो भी किया हुआ है ये न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ। इसको कहाँ से कट करना है, यहाँ से सेव एंड एग्जिट, एग्जिट व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड था क्या, क्लोज एनीवे कर देता हूँ, अभी कैमरा ऑन कर लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन देखो बढ़िया से, बोला कि एक फोर्स एफ लग रहा है जो आई जे के टर्म में दिया है, 3x² है, 4j के तो नहीं दिया है, न्यूटन में है, ठीक है, और विथ एक्स इन मीटर है, यहाँ पे एक्स जो है मीटर में है। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन भी इस टाइप का नहीं है, पर चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल, तो वर्क डन कितना हुआ, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है 2 से 3, 2,3, 3,0, ठीक है, मीटर में है ये सब, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का लिख दिया इक्वेशन, कोऑर्डिनेट लिख दिया 2 से 3, मतलब सपोज करो कि ऐसे करके मूव किया, तो ये वाला पॉइंट एक दिया हुआ है 2, 3, और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, दिया है ना, मतलब जैसे यहाँ पे छोटे छोटे किया है ना, तो एक यहाँ से यहाँ तक दिया है, एक यहाँ से यहाँ तक दिया है, ऐसा करके कुछ, ठीक है ना, अब समझो। तो इसको मान लिया एक्स आई वाई आई, इसको मान लिया एक्स एफ वाई एफ, समझ में आ रहा है या नहीं, इनिशियल वाई का इनिशियल कंपोनेंट, एक्स का फाइनल, वाई का फाइनल कंपोनेंट, ठीक है, लगा लिया, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक या S1 से लेकर S2 तक, एफ डॉट डी एक्स लगा दिया, प्लस y1 से लेकर y तक, क्योंकि y वाला कंपोनेंट भी है, एफ वाई डी वाई, एक्स वाई दोनों के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ना, कर दिया। अब उसके बाद देखो फॉर्मूला लिखा, क्या सीखा, इसी के टर्म में लिखा है, यहाँ पे एक्स के टर्म में था, वाई के टर्म में भी लिख सकते थे, नीचे में कहीं पे नहीं लिखा था, देखो लिखा है वाई के टर्म में लिखा है, वर्क डन क्या होगा, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक एफ एक्स डी एक्स, वाई आई से लेकर वाई एफ तक एफ वाई डी वाई, जेड के डायरेक्शन में भी होगा, परंतु यहाँ पे जेड वाला नहीं दिया है ना, देखो आई और जे दिया है, तो एक्स और वाई वाला खाली लिख दिए, वरना अगर दिया होता तो जेड वाला भी लिख देते। उसके बाद देखो एफ का वैल्यू कितना, स्क्वायर, ओहो क्या हो रहा है, हैंग मार रहा है क्या, 3x² है और 4j, तो हमने लिख दिया 3x², आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, आई इधर पे लिख दिया 4, बोलोगे सर इस 4 को इधर क्यों नहीं लिख सकते ये, अब देखो 3 को कर लिया बाहर, x² का x टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन लगाने का, इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, मतलब x टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, तो x3/3 हो गया, अपर लिमिट डाल दिया, और हाँ देखो इनिशियल टू फाइनल ये दिया था, एक्स आई कहाँ गया, एक्स आई देखो 2 है और एक्स एफ देखो 3 है, तो 2 से 3 तक लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जे बोला इनिशियल 3 और फाइनल 0, 3 से लेके 0 तक। अब एक बार इस एक्स के जगह पे ये 3 को तो बाहर कर लेंगे, एक बार इस एक्स के जगह पे ये इस 3 को कोई असर नहीं करेगा, तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 3/3 पहले से था, 3 बाहर गया, कट जाएगा। एक्स के जगह पे एक बार 3 डालोगे तो 3 का क्यूबिक पावर 27 माइनस, इस बार एक्स की जगह पे 2 डालोगे, 2 का क्यूबिक पावर 8, 27 माइनस 8, हाँ बोलो, इधर पे 4 था, 4 को एज इट इज रख लिए, वाई की जगह एक बार 0 पुट किया, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, तो 0 और -3, तो 0 -3, 0 -3 माइनस 27 में से 8 देंगे तो 19 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 7 जूल, समझा, ऐसे करके इस क्वेश्चन से वो करेंगे। क्लियर सर जी, हाँ बोलिए, और पढ़ेंगे, आपकी मर्जी, 9:45 बजने वाले, और पढ़ेंगे, हाँ या ना जल्दी, हाँ वर्क खत्म हो गया, और ये न्यूमेरिकल सब ट्राई करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उस दिन बताए थे ना, या था ना उस दिन जिस दिन पढ़ा रहे थे,
कंजर्वेटिव फोर्स बताए थे या नहीं? नहीं। चलो ये बता देता हूँ, इसको सुन लो, ठीक है। मेरे नोट्स में भी आएगा, आगे चल के देखता हूँ क्या है स्लाइड में। मेरे नोट्स में आएगा, लेकिन ये मेरे में अपने रूल से आएगा। ये तो बुक है, वो अपने रूल से है। शेयर फाइल, शेयर पीडीएफ, हाँ, यही हमें चाहिए था, रिज्यूम पीडीएफ, ये वाला बात मस्त है। हाँ, यहाँ पे भी देखो यही बात दिया है, 0 से लेकर 5 तक दिया है ना, एफ दिया है, तो क्या ले लोगे, लिख दोगे। इसमें देखो सब कुछ एक्स के टर्म में दिया है ना, एक्स के टर्म में दिया है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, सब में एक्स लगा हुआ है, एक ही डायरेक्शन में है ना। हाँ, इनिशियल से फाइनल एक्स आई से लेके एक्स एफ तक लिख दोगे। मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए हो रहा है। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दोगे, इनिशियल का वैल्यू पुट कर दोगे 0, फाइनल का 5, खत्म। इसमें वाई जेड है ही नहीं, तुमको मुश्किल वाला करा दिए, इजी वाला हो गया, हो जाएगा। हाँ बोलो, बोलो कि इंटीग्रेशन कैसा होगा, 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, -2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2x स्क्वायर बाई 2, पावर बढ़ेगा ना एक, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 9x टू दी पावर 3/3, अभी क्या था ना 3x स्क्वायर का। मजा आ गया, नहीं आया समझ में? हाँ ना, ऑनलाइन वाले बच्चे, इशिका, हाँ बोल, नहीं आया तो ना, जो चीज़ नहीं आया समझ में ना, इशिका, अभिजीत, स्वप्ना, वो आके क्लास में पूछ लेने का, क्योंकि यहाँ पे तो तुम हमारा चेहरा नहीं देख रहे हो, हम तुम्हें मतलब मोबाइल शेयरिंग के माध्यम से करा रहे हैं, मोबाइल शेयरिंग से इस लड़के को पढ़ा रहे हैं, तो सोचा कि वीडियो भी बना देता हूँ, तुम्हारे भी काम आ जाएंगे, इससे कुछ होगा नहीं, अपना सिलेबस फास्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें आपकी गलती है कि सिलेबस आपका स्लो क्या है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये लोग कब ज्वाइन किया पता है? अगस्त में आया पढ़ने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का मेकअप कैसे होगा, ऐसे ही करके तो होगा, नहीं समझे? अप्रैल से पढ़ते तब तो 10 से 11 महीने तो लगेंगे सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैंने उनके एग्जाम तक पहुंचा दिया, जितना आया था इसी का एग्जाम में वहाँ तक खत्म करा दिया था। अभिजीत का एक बच गया था, एक चैप्टर, एक आध चैप्टर, एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी को ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अब चालू हो गया तो होने दो, कंजर्वेटिव भी बताते हैं, ये आगे आएगा, नहीं तो बीच में मैं बोल दूंगा पॉज करके, वीडियो दिखा के, स्लाइड काट के, ठीक है, पढ़ लेते हैं और 10-20 मिनट, क्या तेरा ही फायदा होगा। देख 17 पेज पे चले गए, 20% हुआ ये चैप्टर अभी तेरा, एक दिन में 20%, 5 दिन 4-5 दिन तो चलता ही है। हाँ, लाइक वर्क एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क के जैसा एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, पावर 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 स्केलर ही होगा, होगा ना, वर्क एनर्जी पावर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। याद रखना, एकदम दिमाग में सेट कर लेना। डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, यूनिट से में तो डायमेंशनों सेम होगा ना, वर्क एनर्जी पावर 3 होगा, यूनिट डायमेंशन सब सेम होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लेना, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एनर्जी को मेजर करते हैं वर्क के यूनिट में, सेम एज द वर्क, ठीक है। कई तरह की एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन, बहुत सारे, विंड एनर्जी, फिंड एनर्जी, बहुत सारे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसे टाइप हो जाएंगे आगे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी जो है इसका होता है मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मीन्स मतलब मैकेनिकल पार्ट्स के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, मतलब मैकेनिक्स जहाँ पे अप्लाई हो, ठीक है ना, हो जाएगा तुम्हारा। जैसे मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज़ जैसे हाइट के पानी को बढ़ाते गए तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब मैकेनिक्स के रूल अप्लाई हो जाएंगे, तो ये मैकेनिक्स के अंदर आगे, ठीक है। ये तुम जितना भी अब बुक 1 जो है ना, ये मैकेनिक्स है, बुक 1 जो है मैकेनिक्स, अभी सब जितना भी पढ़ा है बुक 1 फिजिक्स का 11th का मैकेनिक्स है, ठीक। एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें फोर्स एंड मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें भी स्टैटिक्स हो जाते हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैं बुक ला मैं दिखाता हूँ तुझे, ऐसे फिजिक्स चल रहा है, सब बात बढ़िया से मैंने कहता कराया था शुरू में। तुमको क्या ही बताऊँ यार, तू आ जाते शुरू में तो कितना मजा आता, बताओ मुझे पढ़ाने में, पूरा घर के बगल में होके तू नहीं आया। खुल जा सिम सिम, ये लाइट ईयर, 5 ईयर, ये सब जाने दे, जहाँ से मैकेनिक्स पार्ट स्टार्ट हुई था ही, डायमेंशन वगैरह वगैरह मैं दिखा देता हूँ इसको ना, तो यूनिट डायमेंशन हो गया। बोलोगे सर आप इस बुक से, अरे तेरा में भी तो होगा भाई, ये तेरा बुक है ना, चतुर किधर ढूंढ रहा है, चैप्टर 1 खोलो, कहाँ पे आया, फोर्स वगैरह कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, मोशन वगैरह आया ना, कितना है, पेज नंबर 29, तेरे में भी तो होगा, हमको लगा तेरे बुक में नहीं होगा।
नहीं लिखा है, ससुरा ने नहीं लिखा है, सीधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट कर दिया मोशन से। बेसिक्स फंडा क्लियर नहीं किया है इसी बुक से। देखो देखो डायनामिक्स आ गया ना। इसके बाद हाँ देखो मैकेनिक्स लिखा ना यहाँ पे। इन लोग को भी दिखा दूँ क्या? दिखा दूँ इन लोग को, ऐसे मैंने बताया है। इसको मारो कट, क्लोज एनीवे, और कैमरा करो ऑन, और इसको दिखाओ। देखो पकड़ो थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना? लिखा ना मैकेनिक्स इज स्टडी, अरे ऊपर हो गया क्या? मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ द मोशन बोला था ना मैंने, और स्टेट ऑफ द मटेरियल बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेज, बात किए थे ना, फोर्स वगैरह जिस पे लगे। इट इज द डिवाइडेड इनटू टू टाइप, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक जो होता है जहाँ पे हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो रेस्ट में है, ठीक है। और डायनामिक्स वो है उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में है, ठीक है ना। डायनामिक्स दो भागों में बट गया है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स वैसी चीज़ है जहाँ पे हम मोशन को स्टडी नहीं करेंगे, केवल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉजेज ऑफ मोशन, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। मतलब उसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स में, लेकिन किस वजह से मोशन हो रहा है उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। मोशन के बारे में पढ़ेंगे पर हो क्यों रहा है ये नहीं पढ़ेंगे। और डायनामिक्स है उसमें भी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन क्यों हो रहा है ये भी पढ़ेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, कौन से फोर्स लग रहे हैं, इन सभी पढ़ेंगे। इसको थोड़ा बढ़िया से जाके पढ़ना, फिर रेस्ट एंड मोशन ये देख लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो, ढंग से पढ़ना। बहुत अच्छा बुक है ये बुक है, मेरे पास तो ढेर सारे बुक है, जिससे भी पढ़ लो। नहीं चंद बाबा इसने नहीं दे रखा, अरोड़ा बाबा ने दे रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हमको कोई भी बुक दे दो, जहाँ से बोलोगे हम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोल रहे इसी का, अब रुक नहीं रहा है रे, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है। शेयर फाइल, शेयर फाइल, शेयर PDF, रिज्यूम प्रीवियस। देखो ये सब बात दिखा दिया ना। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी आ गया समझ में। मैकेनिकल मीन्स आ गया समझ में, दो तरह के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम एनर्जी की बात करें, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी वैसे एनर्जी है, इट इज एनर्जी प्रोजेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है, कोई भी चीज़ अगर मूव करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी बात है एक भाषा में। मूव कर रहा है, हिल डुल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। नहीं हिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे अगर तुम हैमर से नेल पे मारते हो, वुड पे ठोकते हो ना कांटी को, हाँ बोलो, कील को, नहीं तो बीइंग इन मोशन इट हैज द काइनेटिक एनर्जी और एबिलिटी टू डू वर्क। इसके पास काइनेटिक एनर्जी इसलिए वर्क हो रहा है, ये मूव कर रहा है। हथौड़े को ऐसे सटा दोगे, बोलोगे ले भाई घुस जा, कील घुसेगा नहीं, ऐसे करके मूव करा के मारना पड़ेगा। तो ये मूव कर रहा है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया, नेल के कैप पे लगेगा, वुड में घुस जाएगा, समझ आ गया। फास्ट मूविंग स्टोन विंडो को तोड़ देता है, लेकिन पत्थर को जाओ विंडो से सटाओ, नहीं तोड़ेगा, बोलेगा ले भाई सट गया, नहीं। लेकिन मूव करा के मारते हैं तो तोड़ देता है, क्यों? तो उसके पास एनर्जी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन में एनर्जी आ गया, ठीक है। और वो वर्क डन कर देता है, एनर्जी है तो वर्क डन होगा। हैमर को ऐसे सटाओगे नेल पे नहीं टूटेगा, जोर से मोशन के साथ मारोगे तो मोशन में आ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन होगा, एनर्जी है तो वर्क डन होगा। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। इसी प्रकार बुलेट का एग्जाम्पल हो गया, बाकी सारे एग्जाम्पल हो गए, पढ़ लेना। अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी की, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं अभी लाइटली निकाल देता हूँ, ठीक है। रेगुलर बैच में इसको कराऊंगा, और तुम्हारे 11th के एग्जाम में नहीं देगा, नहीं देगा, ऑलमोस्ट नहीं देगा, ठीक है। देगा तो थोड़ा नहीं है, तेरे बुक में भी नहीं है ना, तेरा तो इसी बुक से पढ़ाते हैं ना सर, इस बुक में नहीं है मतलब नहीं देगा क्या? देगा, दे सकता है, तो फिर करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, जहाँ पे एम जो है मास और बी है तुम्हारा वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे देखो ये बॉल रुका हुआ है, फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज़ अगर रेस्ट में, मैंने बोला ना कि रेस्ट में है तो मूव नहीं करेगा, बोला था या नहीं? ये कैसे हो गया? अच्छा, तो ये रेस्ट में है तो यहाँ पे वर्क डन, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी हो गया 0, हो गया ना। तो मास समथिंग है इंटू 0 का स्क्वायर, के 0 आ गया, तो ये रेस्ट में नहीं होगा। अब इसका वेलोसिटी भी मूव कर रहा है, मतलब इसको धक्का दे दिया, अभी मूव कर रहे थे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, कितना होगा? तो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ बोलो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। ये बात लिखा हुआ है, 1/2 मतलब 1/2 और मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर? आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, अभी 25% तेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, एकदम धीरे धीरे बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता।
रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू एम पढ़ा था ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी 9th में, वही तो है P इज इक्वल टू एम, याद है? यहाँ पे क्या K जो होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है। आगे समझ में नहीं समझा? अरे P इज इक्वल टू एम पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो वही तो है ऊपर में। K जो होता है ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये बात पता है नहीं है? हाँ, तो यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। वी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से इस वाले से वी स्क्वायर को निकालना है, तो m/2 को लेफ्ट साइड भेज दो तो हो जाएगा 2/m। क्या हो जाएगा? 2/m। 2/m हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? के पहले से था तो 2k/m, देखो 2k/m लिखा है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आई गड़बड़ हो गया, हाँ सही है, 2k/m हो गया, सही है ना? ये वाला जो था ना, ये 2 को इधर भेज दो तो 2k हो जाएगा, m को इधर भेज दो तो 2k/m हो जाएगा। हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं m कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा? 2k/v², m इज इक्वल टू 2k/v², हो दो कि ना? तो अगर मैं m के जगह पे पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दूँ 2k/v², तो 2k/v² इंटू v, तो v से v कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2k/v, मोमेंटम इज इक्वल टू 2k/v, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई v। और अगर मैं वहाँ पे v का वैल्यू पुट कर दूँ, ये v का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूँ तो भी हो जाएगा। तो इसी को पुट वगैरह करके, ठीक है, कहाँ गया 2k/v, और ये क्या निकाला हमने? P इज इक्वल टू 2k/v निकाला ना, P इज इक्वल टू 2k/v निकाला ना, 2k/v। तो यहाँ से अगर मैं k निकालूँ तो PV²/2 निकलेगा ना। हर चीज़ निकाल सकते हो उल्टा पुल्टा करके, लेकिन मेन जो ये 3-4 इक्वेशन हो गए, 2m के/v आ जाएगा। P का वैल्यू निकाल के P² इज इक्वल टू 2m के आ जाएगा। मतलब एक दूसरे के वैल्यू एक दूसरे में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्प्ले की कमी है जिस वजह से हम सारी चीज़ नहीं लिख पा रहे हैं, समझा? इसी में से एक दूसरे को पुट करेंगे, जो चीज़ जान के सब एक दूसरे से रिलेटेड है आएगा। कर पाओगे या नहीं? करके देखना रात में, नहीं हो तो हमसे पूछना। इधर पे किया हुआ देखो तेरे बुक में, यहाँ पे देखो, देखा तो इन लोग को भी क्या दिखाई देता हूँ। यहाँ डिस्प्ले छोटा पड़ जाए ना, उंगली से कितना लिख पाएंगे, दिक्कत ये है। चाह के भी नहीं कर सकते, पेन टैब कनेक्ट किया नहीं, आलस क्या। अब एक बच्चा तुम्हारा स्पेशल क्लास था, इसके लिए क्या इतना चीज़ कनेक्ट करे, सही है कि नहीं? क्लोज एनीवे, कैमरा ऑन। अब दोबारा ये सब बात थोड़ी उसको पढ़ाएंगे। देखो भाई, P इज इक्वल टू में जानते हो काइनेटिक एनर्जी, ये देखो K इज इक्वल टू P²/2m अभी निकाल के दिखाई दे तुमको, जल्दी बोलो, निकाल लेते ना? तो अब क्या करो तुम, यहाँ से 1/2m और P का वैल्यू m भी पुट कर दो यहाँ पे, ये है ना 1/2m रहने दो, आप P के जगह पे m भी पुट कर दो तो m भी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2m m²v² हो जाएगा, एक m के साथ एक m कट जाएगा तो हाफ mv² आ गया, एक m से एक m कट गया तो हाफ mv² आ गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² आ गया। तो हाफ mv² की जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? यहाँ से फिर क्या किया इसने, देखो P² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, P² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m, ठीक है। फिर P इज इक्वल टू √2m/ke। बोलोगे सर आपका बोला तो के था, के ही था काइनेटिक एनर्जी अपना, यहाँ पे के ही है काइनेटिक एनर्जी। अपने लोगों ने नाम उसका काइनेटिक एनर्जी को के दिया था, के इज इक्वल टू P²/2m निकाले थे। नाम देने से मतलब है ना, इसने के ही नाम दिया। आ गया सेम? आया समझ में? ये लिख के बताऊँ पक्का ना? तो ये जब बढ़िया से देख लेना, इसके बाद ये सब न्यूमेरिकल ट्राई करना, ये सब देखो सब बात लिखा हुआ है, सही है? हाँ बोलो, अभी तुमने कितना पढ़ लिया? देखो ये पेज पूरा पढ़ लिया, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है, ये सब इसी के स्पेशल केस सब है। और स्पेशल केस को पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। इंड फोर ऑल नहीं करना है, अभी एक सेशन और लेना है। कैसे करूँ रे, घूम गया, ऐसे करना है, घुमाऊँ। फिर से PDF शेयर करता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, देखो आया था ना, देखो 2m के आया था ना, के अपना था ना काइनेटिक एनर्जी, देखो K इज इक्वल टू हाफ mv² लिखा है ना। हाँ, एक सेकेंड, डिलीवरी बॉय कॉल किया है। हाँ
दे दीजिए घर पे। अब कर पाएगा नहीं चैप्टर या नहीं कर पाएगा बताओ? मजा आ रहा है ना पूरा? शुरुआत अच्छा होता है तो खत्म भी अच्छा से होता है, सही है ना? शुरुआत करवा दी ना तो आधा तो खींच दिए ना। वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पूरा करा दिए, एनर्जी आधा खींच दिए, तो 50% तो अभी पहुंचा दिए ना। देखो 23 पे आ गए हैं। बोलो कि सर लास्ट वाला बहुत सारे न्यूमेरिकल है ना, लास्ट में पेज भरा हुआ है 8-10 पेज न्यूमेरिकल से। थ्योरी नहीं है उतना। ये जो सोच रहा है कि इतना अभी बाकी है, नहीं, बाद में न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं जिसको बोर्ड पर करता है। इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय work energy theorem, it states that the work done by the net force acting on a body is equal to the change in produced in the kinetic energy। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इसी को यही है तुम्हारा, तो के माइनस तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के एफ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या के मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो के एफ हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का यूज किया। आइए हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस मतलब इनिशियल वेलोसिटी का यूज किया। समझ में आ गया? क्लियर पूरा? ज़्यादा बात करने की जरूरत है इस पर? चलो बस तुम बोलते जाओ, हम आगे भागते जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये जो होते हैं ये डिपेंड नहीं करता न्यूटन सेकंड लॉ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ को मानता है, इंडिपेंडेंट क्या लिखा है? इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, तो भाई लिखने की क्या जरूरत थी भाई? वही से ही पता है, डिपेंडेंट ही लिख देते। या इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट ही तो होता है। सही है पगला। अब बोलोगे सर आपने तो लिखा बुक से उठा के डाल दिया है ना, स्कैन मारा इधर से डाल दिया। कॉन्टेंट कैसे? मैं खुद से टाइप थोड़ी किया हूँ, बहुत सारे बात बुक का डायरेक्ट उठाया गया, ठीक है ना? पिक्चर वगैरह नहीं देखा था ना बुक का, सब कलरफुल पिक्चर। सेकेंड लॉ इज इन वेक्टर फॉर्म। सेकेंड लॉ जो होता है वेक्टर फॉर्म में, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बी व्यूड एज ए स्केलर फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इसको स्केलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है? ऐसा बोल रहे हैं। इन द एबव डिस्कशन वी हैव एज्यूम दैट द वर्क डन बाय द फोर्स इज इफेक्टिव ओनली इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। बोला कि ऊपर जो हमने डिस्कशन किया उसमें बोला कि वर्क डन तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, सही है ना? मतलब मूव करेगा, सही है ना? इफ बोथ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज देन अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों चेंज होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन ऑन द बॉडी is equal to increase in potential energy and kinetic energy of the body, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा उनके बराबर होगा, ठीक है? सिमिलरली वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द बॉडी में बॉडी पे क्या काम हुआ, बाय द बॉडी बॉडी के द्वारा क्या हुआ, ये होगा डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी के द्वारा कितना हुआ, तो बॉडी के पास जितना एनर्जी था तो उसका एनर्जी कम हो गया, तो जितना एनर्जी कम हुआ उतना वर्क डन हुआ। जैसे तुम खा के एकदम पहलवान बने हुए हो, काम कितना हुआ, तो जितना तेरा ताकत घटा उतना काम हुआ है। ये आप समझ में आया? तो ये हुआ बाय द बॉडी, मतलब तेरे द्वारा काम, तेरे पे काम, तेरे को अलग से एनर्जी दिया गया, सारा चार्ज किया गया तेरे को, सही है ना? तो ऑन द बॉडी हो गया, ठीक है? ऐसे करके मूर्खों वाला तरीका है आसान भाषा में समझाने का। पढ़ोगे इसको जाके आ जाएगा, ये नॉर्मल पॉइंट है, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक पढ़ रहे आना रात में आना पढ़ के, फिर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए, एक दो न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा, देखो 30 तक पहुँच गए ना सीधा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये क्या होता है? मोशन से मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी और सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इन द फील्ड ऑफ द फोर्स और बाय इट्स द कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड द म्यूचुअल एनर्जी, एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो पानी यहाँ तक भरे तो इसमें लो पोटेंशियल और हाइट बढ़ा दिए तो हाई पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जितना बढ़ा रहे हैं ऊंचाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, सही है ना? टॉप पे मान लो ये पॉइंट पे ले गए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो छोड़ दिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? जितना नीचे आ रहा है उतना घटते जा रहा है, हाइट कमने से पोटेंशियल एनर्जी घटता रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी नीचे आने से बढ़ रहा है। 9 में पढ़ा था ना? बस वही वाला बात है, समझ गया? पोटेंशियल एनर्जी वही वही सेम कहानी है, mgh होता है, वही सब बात लिखा हुआ है। बिल्डिंग बिल्डिंग बॉडी लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग हैज द सम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अलाउड टू फॉल डाउन, लिखा है ना? इट कैन डू वर्क, ठीक है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर स्टोर्ड एट द ग्रेट हाइट इज द इन द डैम्स इज यूज्ड टू रन द टर्बाइन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बताया ना? ग्रेट हाइट पे ऊंचाई पे रखा जाता है, नीचे में नहीं। ज़्यादा हाइट जितना हाइट रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, उतना तेज़ी से नचाएगा टर्बाइन को।
सही है ना। बिल्डिंग पे पत्थर रखेंगे तो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ज़मीन पर रखेंगे कम होगा। हाँ सही है ना, क्योंकि ज़मीन पे गिर के जाएगा कहाँ, ज़मीन पे नहीं गिरेगा। अब समझ में आ रहा है। हाइट बढ़ाएंगे अर्थ से, ये सब बात लिखा है, पढ़ पाओगे या नहीं? पढ़ के समझ में आ जाएगा, अभी भेज दूंगा ना मैं, ठीक है, नहीं तो बुक से ही पढ़ लेना, बुक में भी लिखा हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको भी पढ़ के देखना, पढ़ के तो सुनाओ समझाओ या हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ ये सब आसान है, हो जाएगा। अब एक एक करके बताया गया, ये सब B9 वाला ही सारा कॉन्सेप्ट है। ये गलत है। ये तो आगे है, आगे पढ़ेंगे, एक दिन और पढ़ना पड़ेगा इसको, रखते हैं यहीं तक, पोटेंशियल एनर्जी हाँ तक रखते हैं इसको, पढ़ाऊंगा मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझाऊंगा ना, समझ लेगा, पर सारे चीज़ तेरे पे छोड़ देंगे तो मजा कैसे गया, ये तो बेसिक चीज़ें था तो तुम कर सकते हो, करोगे? आज रात को ही कर लेना, देखो 32 पे पहुँच गए ना, हाँ 90 है, अभी तो 33% हो गया, लेकिन लास्ट के 20 स्लाइड मेरे ख्याल है, मतलब अप्रॉक्स तुम 45% पे आ चुके हो सिलेबस में, ठीक ना। तो एक दिन और पढ़ लो, ये सब फिर खत्म हो जाएगा, फिर जाके स्कूल में धमाल मचा देना। 10 दिन वाला छुट्टी में आएगा तो एक दो चैप्टर उधर पे भी निकाल देंगे, एक चैप्टर कम से कम, दोनों का एक एक निकल ही जाएगा ना, दो दो निकल सकता है, 10 दिन है ना, 5 + 5, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगली क्लास में इतना ही।